हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और सी टेट की हो चाहे यूपी टेट, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होप बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम यहाँ पर पेपर 2 का अपना सोशल साइंस का सेट नंबर 4 है ये। आई होप आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे जा रहे होंगे, आप सबके आंसर भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस तो कर ही रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके आंसर करके आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है गांधार शैली से, ठीक है। शैली से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो चित्रकला की जो गांधार शैली है उसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर देखिए जरा क्या हो सकता है। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका, महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय। अब ये जो है गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था किसके टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में। और इसके अगर मुख्य केंद्रों की बात करें तो ये है तक्षशिला, ठीक है, और बाहलीक, और स्वात घाटी, इसके अलावा है कापिशा, ठीक है, नगरहार। ये सब इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये सब क्या है, इस शैली के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि ये जो गांधार शैली है इसमें जो बुद्ध थे, ठीक है, उनकी प्रतिमा बनाई गई इसी शैली में सबसे पहली बार। और इससे पहले सिर्फ चिन्हों का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें गांधार शैली बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये जो गांधार शैली है इसकी जो विषय वस्तु है, इसकी जो विषय वस्तु है वो कैसी है, भारतीय है, ठीक है। इसकी जो विषय वस्तु है भारतीय है, लेकिन जो कला शैली है वो कैसी है, यूनानी रोमन। आपको ये भी ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में कहीं पर पूछ लिया जाए तो चलिए, वैसे तो इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इसका आंसर जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। अब जो ये इल्तुतमिश है ये 1211 ईस्वी में जो है ताज पर बैठा था, मतलब गद्दी से संभाली थी। और रजिया की अगर बात करें तो रजिया का जो जन्म है वो 1205 में हुआ था। और इसके शासनकाल की बात करें अगर, कितने से कितने टाइम तक रहा, तो 1236 से लेकर के 1240 तक, ठीक है। रजिया के बारे में क्या बात है कि रजिया सुल्तान को माना जाता है कि ये पहली ऐसी महिला थी जिनको मतलब गद्दी मिली थी, जो सुल्तान बनी थी, ठीक है। और इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनकर ये, मतलब पुरुषों की तरह ही एकदम रेडी होकर, इनका जो परिधान था वो भी पुरुषों की तरह ही था। और चोगा कुल्हा पहनकर ये क्या करती थी, सभा में जाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह द्वारा निम्नलिखित ग्रांट ट्रक रोड जो है वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी। शेरशाह द्वारा निम्नलिखित ग्रांट ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा के साथ, ठीक है। और ये जो सड़क है इसको क्या कहा जाता था, सड़के आजम, ठीक है, सड़के आजम इसको कहा जाता था। ये सड़के आजम कही जाती थी। और इसी को ही आगे चलकर, मतलब इसी सड़क को आगे चलकर क्या कहा गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा क्या कहा गया, जीटी रोड, ठीक है, क्या कहा गया, जीटी रोड। और ये जो सड़क है इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो बंगाल में सोनार गांव, ठीक है, सोनार गांव से कहाँ, आगरा, फिर दिल्ली, लाहौर, लाहौर से होती हुई ये सड़क कहाँ को जाती है फिर पंजाब,
ठीक है, तो ये पूरा रास्ता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, आगरा के साथ जोड़ती है। ठीक है, चलिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा गया आपको, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने रोपड़ में रंजीत सिंह को, मतलब रंजीत सिंह का बहुत सम्मान किया और स्वागत किया। अब उसके पीछे कहानी क्या थी कि जो विलियम बेंटिक है ये 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना और ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया से खतरा था। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ रहा था, तो उसके प्रभाव से बचने के लिए उसको मित्रों की ज़रूरत थी यहाँ पर। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की ज़रूरत थी, तो इसलिए उसने इनको बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया था, रंजीत सिंह को। ठीक है, रंजीत सिंह को बुलाया था और इस मीटिंग का जो लक्ष्य था वो था निरंतर मित्रता संधि, निरंतर मित्रता संधि, ताकि साथ में कोई हो हमारे जो कि ज़रूरत पड़े तो हेल्प मांगी जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइए जरा, इनमें से किसने ये एक्सेप्ट किया था? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिज़रेली ने। किसने? डिज़रेली ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे पहला खलीफा कौन था? निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? देखिए, पैगंबर मोहम्मद जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको पहली बात। फिर है कि पैगंबर के ही उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा। ठीक है, क्या कहा गया? खलीफा। अब आपको बताना है कि पहला खलीफा कौन सा था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू बाकर। ठीक है, अबू बाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है महावीर से रिलेटेड। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा महावीर के बारे में। तो महावीर की माता कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला जो थी वो वैशाली के लिच्छवी कुल से थी। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कई बार, कौन सी कुल से थी? लिच्छवी कुल से थी। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म हुआ 559 ईसा पूर्व। ठीक है, और हुआ कहाँ था इनका जन्म? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, कहाँ पर? कुंडग्राम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में या फिर गुजरात में? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, दक्षिण में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जो कल्याणी के चालुक्य वंश है, कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, अगर ये सबकी स्थापना के बारे में बात कर रही हूँ मैं, किसने कहाँ पर क्या स्थापना की? ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? किसने की? तैलप-टू ने। ठीक है, तैलप-टू ने। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम बात करें वातापी। वातापी के जो चालुक्य वंश थे उसकी स्थापना किसने की? जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने। और इसकी कैपिटल क्या रखी गई? वातापी। अब थर्ड देखते हैं हम, ये है वेंगी। ये सब जगह के नाम हैं। ठीक है, वेंगी के चालुक्य वंश जो थे उसमें वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने। और इसकी कैपिटल क्या रखी गई? इसकी कैपिटल रखी गई वेंगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद
हुई? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट, पानीपत की पहली लड़ाई में। कब? पानीपत की पहली लड़ाई में। और ये हुई कब थी? 21 अप्रैल 1526 में। और किसने किसको हराया था इसमें? इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। इसमें जीता कौन था? बाबर। ठीक है, उसके बाद ही तो फिर यहाँ पर मुगल सत्ता स्टैब्लिश हो गई थी, स्थापित कर ली गई थी। तो ये हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर की इसमें विजय हुई थी और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। और इनका शासनकाल कितना रहा? 1740 से 1761 तक। ठीक है, दूसरी बात, इनके टाइम की, ठीक है, इनके टाइम की महत्वपूर्ण घटना की अगर बात करें तो वो क्या थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत का थर्ड वॉर। और ये किस किस के बीच में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान के रूलर थे, अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, है ना। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से देखिए और मुझे आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये है हिमालय की जो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, सर्वोच्च शिखर है, जिसका नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या नाम है? एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आपको एक चीज़ बतानी है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बता पाते हैं या नहीं देखते हैं, कि किसने स्टेप रखा था सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, और अगर ईयर भी बता दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आता है बुध। ठीक है, सन से अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और लास्ट में आता है नेपच्यून। ठीक है, ये है पूरा सीक्वेंस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सुबह का तारा। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप भौर का तारा या फिर संध्या का तारा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका इन तीनों ही चीज़ों का आंसर क्या रहेगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। मार्बल जो है वो किसका कायांतरित रूप है? यानी कायांतरित मतलब बदला हुआ रूप, चेंज। ठीक है, मतलब मार्बल जो है वो किसका कायांतरित रूप है, यानी किससे कन्वर्ट हो जाता है? इनमें से क्या चीज़ है जिससे कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? मार्बल। तो जल्दी से बताइए मुझे आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है चूना पत्थर। ठीक है, क्या है? चूना पत्थर। और जो बालू का है उससे क्या बन जाता है?
क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में। ये है त्र्यंबक, एक स्थान है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो इनमें है वैनगंगा, ठीक है, इसके अलावा पैनगंगा, ठीक है, तो और मांचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये है आपका जनगणना से रिलेटेड। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था? ठीक है, अगर हम 2000 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75.85, ठीक है, 75.85%। और अगर महिला की बात करें, महिला कितना था? 53.67%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये है आपका मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये ध्यान रखिए, मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? इनका नाम क्या है? फोबोस और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो ऑप्शन देखिए जल्दी से, ऑप्शन देखकर बताइए क्या आंसर है। बिल्कुल सही है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपोषण उच्च दाब से, ठीक है, उपोषण उच्च दाब से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डोलोमाइट क्या है? ठीक है, डोलोमाइट क्या है? तो ये है एक अवसादी शैल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डोलोमाइट है एक अवसादी शैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, उच्चतम कोटि और सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? इनमें से देखिए और बताइए। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट जो है वो उत्तम क्वालिटी का आपका कोयला है और ये जलते समय धुआं नहीं करता, ठीक है, जलते समय ये धुआं नहीं करता। और इसमें अगर बात करें कार्बन की तो 80 से 95% इसमें कार्बन होता है। जल की बात करें तो 2 से 5%, वाष्प 15 से 45%। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने, कार्बन कितना है और ये धुआं नहीं करता। क्या नाम है इसका? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये था 1950, आप इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है, 1950 में, 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 22। नागरिक समता का आशय क्या है? मतलब नागरिक समता से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट, कानून के समक्ष समता। क्या? कानून के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष क्या है? सब लोग समान हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? वैसे उप प्रधानमंत्री के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, मतलब संविधान में से कुछ मेंशन नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प के लिए इस पद को बनाया गया था। ऐसा कुछ प्रावधान कुछ ऐसा नहीं है, संविधान में मेंशन नहीं है। और 2004 में लास्ट जो थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा गुजरात, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा गुजरात। यहाँ से वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भारत में मतदान की आयु सीमा जो है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कब किया गया? तो 1988 में,
ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, यही वाला, ठीक है, जिसमें जो एज है वो घटा दी गई, यानी 21 से 18 कर दी गई। और ये जो है प्रभावी कब हुई, 1989 में, ठीक है, ये जो रूल बनाया गया था ये प्रभावी कब हुआ, 1989 में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके बाद ये इसी रूल को अप्लाई करके, यानी सभी 18 वर्ष वाले जो लोग थे और उससे ऊपर की जो एज ग्रुप के लोग थे सबने मतदान किया। तो ऐसा फर्स्ट मतदान कब हुआ था, नवंबर 1989 में, मतलब 9वीं जो लोकसभा है उसमें प्रयोग किया गया था इसका, ठीक है। उससे पहले क्या था, 21 साल उम्र थी और फिर 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया? ये कौन सा था, कौन से संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था? तो ये था आपका 42वां संशोधन। कौन सा, 42वां संशोधन। और हुआ कब था संशोधन, 1976 में, ठीक है, संशोधन किया गया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं जल्दी से। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, यानी इनमें से वो कौन सा प्राधिकरण है जिसने केंद्रीय करों में, ठीक है, राज्यों का हिस्सा निश्चित किया, एकदम इतना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा वित्त आयोग, ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऐसा किया वित्त आयोग। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया, आर्टिकल 28 के अंतर्गत ये किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राजस्थान जो है ये पहला राज्य है जिसने क्या किया, ठीक है, इसने किया स्थानीय स्वशासन प्रारंभ, ठीक है। आपने पंचायती राज के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये इसने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, ठीक है। कब किया, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर, नागौर जिले में, कहाँ पर, नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो ये हुए 1951-52 में, 1951-52 में। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली जो है पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अभी हमने राजस्थान देखा था, फिर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? ठीक है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो तो उनकी जगह पर काम कौन करेगा? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट, मुख्य न्यायाधीश, यानी देश का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश उस वक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को संभालेगा और वहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अपना स्कोर मेंशन करना भाई बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।